प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एजेंडा सेट कर देने वाला भाषण था। उन्होंने एनडीए के तमाम पार्टियों को आज ये विश्वास दिला दिया है कि आएगा तो मोदी ही। उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है, ये कह दिया है कि देखिए विदेशों को में जब आप जाते हैं तो एक बहुत क्लियर मैसेज होता है, आपको वहां कैसे डील किया जाता है, आपको वहां कितनी वक़्त दी जाती है, इससे अंदाजा लग जाता है कि आने वाले चुनावों में आप जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि विदेशी दौरे इस बात की तस्दीक करते हैं कि 2024 में जनता का आशीर्वाद किसके साथ रहने वाला है। आज का दिन महत्वपूर्ण था, राजनीतिक बिसातें बिछ चुकी थी, एक दिल्ली में, दूसरी बेंगलुरु में। दिल्ली में एनडीए की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाषण दे रहे थे, उस भाषण ने क्लियर कर दिया है कि यह 2024 का एजेंडा है। पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें क्या है, पहले आप उसे सुन लीजिए और उसके बाद एक एक बात जो आज पीएम ने कही है उसका विश्लेषण। जो सरकार जाने वाली होती है उस पर कोई भी देश अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन इस समय भारत का मामला कुछ अलग है। सबको पता है कि हमारे यहां कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, फिर भी अनेकों महत्वपूर्ण देश, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, यूएई हो, यूके हो, सब एनडीए सरकार के प्रतिनिधियों को इनवाइट कर रहे हैं। तमाम देश भारत को मान और सम्मान दे रहे हैं। कितने ही देश भारत के साथ बड़े बड़े और वो भी दूरगामी समझौते कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो भी जानते हैं कि भारत के लोगों का भरोसा एनडीए पर है। यानी भारत में जनमत किसके साथ है ये दुनिया के देशों को भी पता है। मैं तो आज ये भी कहूंगा कि जो लोग आज मोदी को कोसने के लिए इतना समय लगा रहे हैं, अच्छा होता वो देश के लिए सोचने में, गरीब के लिए सोचने में अपना समय लगाते। हम उनके लिए सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। साथियों, 24 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। देश के लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार फिर एनडीए को ही अवसर देना है। तो ये एनडीए की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 बड़ी बातें आप इस वक्त सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर में ये कहा कि मैं एनडीए के तमाम दलों से इस वक्त ये कह देना चाहता हूं कि कई ऐसे मौके आए होंगे जब हमारी तरफ से गलतियां हुई होंगी, कई ऐसे मौके आए होंगे जब मैं आपसे पर्सनली राब्ता नहीं कायम कर पाया हूंगा सुरक्षा घेरे की वजह से, लेकिन आपने कभी इस बात को मन में नहीं रखा। आप मेरी ताकत है, आपके साथ काम करना मेरा सौभाग्य है। यहां एनडीए की बैठक पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नई ऊर्जा भरते हुए तमाम दलों में नजर आए। दूसरी तरफ बेंगलुरु में भी ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखा। आज देश की राजनीति की बिसात पर दो तेज चमकती हुई धार दिखाई दी। एक तरफ बेंगलुरु, दूसरी तरफ दिल्ली। दिल्ली में एनडीए की मीटिंग हुई जिसमें 38 पार्टियां शामिल हुई। वो एनडीए जो 1998 में बना था, तब से अब तक आप जानते हैं 25 साल हो चुके हैं। 25 साल में अब तक जो है 15 साल एनडीए सत्ता में रही है, लेकिन 25 साल से एनडीए एक अम्ब्रेला बना हुआ है, उसी के अंदर बाकी तमाम पार्टियां आई हैं। उधर बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की मिलकर महागठबंधन की एक नई तस्वीर दिखी है। इस महागठबंधन के नेता का नाम तो अभी तक तय नहीं हुआ, लेकिन 25 दिन और 2 मीटिंग्स के बाद इसका नामकरण संस्कार जरूर हो गया। इसका नाम रखा गया है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, या शॉर्ट फॉर्म में इंडिया।
हालांकि कुछ पार्टियों ने अभी भी ये साफ नहीं किया है कि वो किस खेमे में है। ये सारी नॉन एनडीए, नॉन इंडिया पार्टी हैं, जिसमें बीएसपी है, बीआरएस है, वाईएसआर कांग्रेस है, बीजू जनता दल है। ये वो 4 पार्टियां हैं मोटा मोटी, जिन्होंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि किसके साइड जाने वाली है। लेकिन अब 2024 के सियासी कुरुक्षेत्र में आमने सामने का मोर्चा सज चुका है। कुल मिलाकर अब इन्हीं दोनों गठबंधनों में मुकाबला होने वाला है, ये आप भी मान गए हैं। एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए, दूसरी तरफ है इंडिया नाम का गठबंधन। हो सकता है कि आज इन दोनों तस्वीरों में से जो पार्टियां आपको दिखाई दे रही है, उनमें कई खेमा बदल भी दे, इधर से उधर आ जाए या उधर से इधर हो जाए, लेकिन गठबंधन तो यही रहेगा, ये क्लियर है। अब इन दोनों गठबंधनों में से जो 2024 में चुनाव में बाजी मारेगा, वही अगली सरकार बनाएगा। इट्स क्लियर एंड सिंपल। बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियां 2 दिनों से इसी समीकरण को बैठाने की कोशिश में लगी हुई है। 2024 में पीएम मोदी को कैसे चुनौती दी जाए, इसीलिए सबसे पहले 2004 में बने यूपीए को भुला दिया गया। नया नाम इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस या इंडिया का बैनर चुना गया और इसी के तले 26 पार्टियां आईं। आज बेंगलुरु में सब पार्टियों ने एकजुटता दिखाने की कोशिश करते हुए पीएम मोदी का विजय रथ रोकने का दावा किया। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। A new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL। देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को, इसलिए हर हालत में नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो जाएगा। अपने लिए एकत्रित नहीं हुए, हम देश को एक तरफ बचाना है और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है, ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है। 2024 में एक पलटी मिलेगी और एक अच्छी सरकार जो जन सहयोगी कार्य करे, संविधान को माने, ऐसी सरकार हमें मिल सकती है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार और यूपी जैसे अहम राज्यों की रीजनल ताकत, सीएम नीतीश बाबू, लालू प्रसाद यादव, अभी एक बाइट आप सुन रहे थे, लेकिन जो भाषण हो रहा था उसमें और अखिलेश यादव मौजूद नहीं दिखाई दिए। और यह भी तय नहीं हुआ कि इस मोर्चे का संयोजक अभी कौन होगा। बेंगलुरु में विपक्ष एक साथ दिखने की कोशिश कर रहा है, इधर दिल्ली में एनडीए का आकार बढ़ रहा है। अभी आपने पीएम मोदी का भाषण सुना। आज दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व में 38 दलों की मीटिंग हुई। मतलब 2024 के आम चुनाव का मंच सज गया है। आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इन दोनों गठबंधनों की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है। एक पत्रकार के नाते मैं भी ये समझना चाहती हूं और ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि जब मैं समझ जाऊं तो आपको भी समझा दूं। एक सवाल इस बीच आपसे करना जरूरी है। फर्ज कीजिए कि आपको बाजार जाना है और बाजार में कोई चीज़ खरीदनी है, तो आप उस चीज़ जो कि अलग अलग ब्रांड्स में अवेलेबल है, उसे पहली ही फुर्सत में जो दिखेगी उसे ख़रीद लेंगे, या फिर आप अलग अलग ब्रांड्स की तुलना करके, कंपेयर करके उसे ख़रीदेंगे। या फिर चलिए मान लीजिए आपको अपने पास किसी को 5 साल के लिए कुछ महत्वपूर्ण काम के लिए रखना है, हायर करना है, तो जो आपके कैबिन में पहला शख्स आएगा आप उसी को नौकरी पर रख लेंगे, या फिर बहुत सारे अलग अलग कैंडिडेट्स के बायोडेटा मंगवाएंगे, उसकी छटनी करेंगे, कुछ सवाल जवाब करेंगे और उसके बाद उसे चुनेंगे। मुझे लगता है कि इन दोनों ही सवालों में आपका जवाब होगा, अरे भाई हम पूरी रेकी करेंगे, ठोक बजाकर कोई फैसला करेंगे। तो फिर जब हम 2024 में नई सरकार चुनने जाएंगे जो आपके काम आएगी, तो फिर इस गठबंधन, ये जो दोनों अलग अलग गठबंधन हैं, इनका सीवी, इनका करिकुलम वीटाई क्यों ना खंगाला जाए। और इसीलिए मैं आपके सामने दोनों ही गठबंधन यानी एनडीए या और इंडिया दोनों का स्वॉट एनालिसिस करने वाली हूं। स्वॉट एनालिसिस शब्द का इस्तेमाल दरअसल आप बिजनेस में जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं उसके लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक चीज़ को हमें चुनना है, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, उसकी थ्रेट क्या है। ये स्वॉट एनालिसिस आपको एक कंक्लूजन पर पहुंचाता है कि हमें इसे चुनना है। तो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं एनडीए गठबंधन के स्ट्रेंथ की या मजबूती की।
जो बातें एनडीए की मजबूती हैं उसमें है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनका मजबूत नेतृत्व। वो डिसीजन मेकर हैं, निर्णायक तरीके से फैसले लेते हैं, चाहे वो पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करना हो, आर्टिकल 370 हटाना हो, राम मंदिर जैसा निर्माण हो, 3 तलाक से मुक्ति या जीएसटी लागू करना हो। ये वो लोक हितकारी योजनाएं जो हैं और उनको आगे बढ़ाना हो, ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त एनडीए की मजबूती है। एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी कौन है? बीजेपी। उसका संगठन बहुत मजबूत है, ये इसकी स्ट्रेंथ है। मोदी सरकार की एक और स्ट्रेंथ ये है कि उनकी हर वर्ग को छूने वाली योजनाएं जैसे जनधन, स्वच्छ भारत, किसान सम्मान निधि, पीएम आवास, उज्ज्वला, सौभाग्य योजना, ये सारी की सारी योजनाएं मजबूती है सरकार की। पीएम मोदी का परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान भी एनडीए को फायदा पहुंचाने वाला ही है। तो ये हो गई मजबूती यानी स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं बीजेपी की वीकनेस की या फिर चुनौतियों की। 2019 में बीजेपी अपने प्रभाव वाले राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, यानी आप गुजरात ले लीजिए, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, ये वो सारे राज्य हैं जहां या तो सभी या फिर ज्यादातर लोकसभा सीट बीजेपी ने अपने खाते में की। हिंदी प्रदेशों में बीजेपी ने 90% सीटें जीत ली थी। इससे आगे मुश्किल है, आप समझ लीजिए जाना, 90% उन्होंने अपने खाते में कर दी। एनडीए को 45% के लगभग वोट मिले थे। अब 2019 के उसी प्रदर्शन को दोहराना या उससे भी ज्यादा सीटें लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौतियां। इसके अलावा बिहार और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार जैसे साथी अब एनडीए से अलग हो चुके हैं। आपको पता है अब वो इंडिया का हिस्सा है। वीकनेस के बाद अपॉर्चुनिटीज या मौकों की बात करते हैं। ब्रांड मोदी ये अभी भी कायम है। अब तक जितने भी ओपिनियन पोल आपने देखे हैं या जितनी भी रेटिंग्स आई है नेशनल इंटरनेशनल, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है। खासकर ईस्ट भारत यानी पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बीजेपी की ताकत इसी नाम पर लगातार बढ़ भी रही है। असम समेत नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में एनडीए की सरकार है और बीजेपी को उम्मीद है कि 2024 में यहां से सीटें भी बढ़ सकती हैं। बीजेपी को साउथ से भी उम्मीद है। कर्नाटक में बीजेपी ने 2019 में 28 में से 25 सीटें जीती थी लोकसभा की। हालांकि तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में अभी बीजेपी का ज्यादा वजूद नहीं है और इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वहां से वो सीटें बटोर सकती है। यहां पर सीटें बढ़ने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। आखिर में अब एनडीए के सामने जो खतरे मौजूद हैं उनकी बात। इसमें सबसे बड़ा खतरा बीजेपी शासित राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी का है। केंद्र में 10 साल सत्ता में रहने के बाद और यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, असम और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकारें 2 या 2 से ज्यादा टर्म से हैं और इसीलिए इन्हीं राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा खतरा है। एक खतरा यह भी है कि बीजेपी इन राज्यों में पीक पर है। इसके माने मैंने आपको पहले समझाया कि यहां से आप और आगे जाने के चांसेस कम पाते हैं, पीछे आने का खतरा ज्यादा रहता है और इसीलिए यहां से होने वाली सीटों के नुकसान की भरपाई आपको कहीं और से करनी होगी और यह बड़ा खतरा है। इसके अलावा यूपी और बिहार जैसे राज्यों में एकजुट हो रहा विपक्ष भी एनडीए की मुश्किलें बढ़ा सकता है। एनडीए का स्वॉट एनालिसिस तो हमने कर दिखाया, लेकिन अब विपक्ष के इंडिया गठबंधन का भी विश्लेषण करना है, यानी स्वॉट एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले बात उन पॉइंट्स की जो विपक्ष के लिए स्ट्रेंथ या मजबूत है। विपक्षी नेताओं को लगता है कि 2024 में केंद्र और राज्य सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी उनकी मददगार साबित होगी, यानी जो उनके लिए खतरा है इनके लिए मजबूती है। विपक्ष की कोशिश है कि कम से कम 350 सीटों पर एनडीए के सामने एक ही उम्मीदवार उतारा जाए। इससे सरकार विरोधी वोटों का बंटवारा जो है वो होने से रुक जाएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को इसी साल होने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है और इसका असर जो है वो 2024 के चुनाव में दिख सकता है। हालांकि 2018 में भी कांग्रेस इन राज्यों की विधानसभा चुनाव को तो जीत गई थी, लेकिन 2019 के आम चुनाव में छत्तीसगढ़ में 11 में से 2 सीटें आई थी, मध्य प्रदेश में 29 में से 1 और राजस्थान में 1 भी सीट नहीं मिली थी।
इंडिया गठबंधन को जातिगत जनगणना से बहुत उम्मीद है, इसीलिए उसकी मजबूती है। क्यों? क्योंकि इससे उसे ओबीसी वोट मिल सकते हैं। ये कार्ड बीजेपी के वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे का मुकाबला कर सकता है। विपक्ष की एक और मजबूती यह है कि मुस्लिम वोट एक ही जगह रहेंगे, वो अलग अलग पार्टियों में बिखरेंगे नहीं, एकजुट हो जाएंगे। दलित और आदिवासी वोटों से भी विपक्ष इस वक्त मजबूत स्थिति में अपने आप को फील कर रहा है। स्वॉट में स्ट्रेंथ के बाद अब वीकनेस क्या है वो समझिए। विपक्षी नेताओं की मुश्किलें कौन कौन सी चीजें बढ़ा सकती है। विपक्ष के फ्रंट का नाम तो फाइनल हो गया है, लेकिन नेता कौन होगा, संयोजक कौन होगा, ये बड़ा सवाल भी है और वीकनेस भी है, क्योंकि अभी नेता के नाम पर विपक्षी एकमत नहीं है। यही कहा जा रहा है कि अभी आज नीतीश कुमार नहीं थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो इसलिए नहीं है, सूत्र ये बता रहे हैं कि उन्हें इंडिया का संयोजक नहीं बनाया, इससे वो थोड़े नाराज है। इसीलिए चुनाव में ये सवाल बार बार उठेगा कि पीएम मोदी के सामने कौन, और वो जो कौन है उस पर क्या ये सारे सहमत हो पाएंगे, ये चुनौती है। इसके अलावा विपक्ष को बीजेपी के मजबूत संगठन का भी मुकाबला करना है, ये चुनौती है। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के सामने एक और चुनौती है भ्रष्टाचार और परिवारवाद। इसके आरोपों से छुट्टी कैसे पाएंगे? पीएम मोदी लगातार इसी को विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और वो किसी मंच पर नहीं चूकते। इन दोनों मुद्दों पर विपक्ष को घेर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि विपक्ष के पक्षपात के आरोपों के बावजूद ईडी और सीबीआई का एक्शन जो है वो नहीं रुकेगा। और अब स्वॉट में बात अपॉर्चुनिटी की, इंडिया की अपॉर्चुनिटी की। इस पर रणनीति बनानी जरूरी है। एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला विपक्ष का कोई एक दल नहीं कर सकता है, यह तय है। और इसीलिए सारा जोर विपक्षी दलों की एकता बनाने पर है, क्योंकि गुड अलायंसेस कैन विन इलेक्शंस। विपक्ष को लगता है कि 2019 के आंकड़ों के मुताबिक 55% वोट जो है वो बीजेपी के खिलाफ पड़े थे। हालांकि ये वोट अलग अलग पार्टियों में बंट गए थे और यही उनकी अपॉर्चुनिटी है। विपक्ष को लगता है कि उसे ये 55% वोट मिल सकते हैं। कांग्रेस को यह भी लगता है कि यूसीसी जैसा मुद्दा वोटों के लिहाज से ध्रुवीकरण कर सकता है और यह विपक्ष के लिए मददगार साबित होगा। इसका असर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों और पंजाब कश्मीर में नजर आ सकता है। आखिर में बात विपक्ष के सामने मौजूद खतरों की। विपक्ष के सामने सबसे बड़ा खतरा तो पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी है, उनकी इमेज, उनकी छवि है। मोदी सरकार के कामकाज का मुकाबला करना यह सबसे बड़ा खतरा है। पीएम मोदी ने अपनी योजनाओं के जरिए एक नया वोट बैंक तैयार कर लिया है और इसीलिए विपक्ष पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक करने से लगातार वो मौके ढूंढता रहता है। उनकी देशव्यापी छवि से मुकाबला करने के लिए विपक्ष को एक ऐसा मजबूत चेहरा चाहिए जिसकी देश भर में पहचान हो और स्वीकार्यता हो। अपॉर्चुनिटी तभी होगी जब वो मजबूत चेहरा अंदरूनी ताकत के साथ बाहरी ताकत के तौर पर नजर आ सके, और इस वक्त ये विपक्ष का सबसे कमजोर पॉइंट साबित हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। मेरा देश हिंदुस्तान एक अभिशाप से मुक्त हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ देर पहले अपने भाषण में इसी अभिशाप से मुक्ति का जिक्र किया। यह अभिशाप दशकों तक हिंदुस्तान के लोगों को परेशान करता रहा, वो अब खत्म होने के करीब है। मेरा देश अब नित नई इबारत लिख रहा है, दशकों की समस्या की जड़ पर प्रहार कर रहा है और वो बीमारी जिसे कई सालों तक चुनावी मुद्दा बनाया जाता रहा अब अपने आखिरी दिन गिन रहा है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये आज के हिंदुस्तान की तस्वीर है। एक तस्वीर शहर की है जिसमें देश का युवा साइकिल की सवारी करता दिख रहा है और दूसरी तस्वीर ग्रामीण भारत की है जो अब महंगी गाड़ियों और टू व्हीलर्स पर फर्राटा भर रहा है। ये तस्वीर मैंने नहीं गढ़ी है, आंकड़े इस तस्वीर की गवाही दे रहे हैं। इस तस्वीर की पूरी कहानी उन आंकड़ों में छुपी है जो हाल ही में नीति आयोग ने जारी किए हैं। नीति आयोग वो आयोग है जो देश की तरक्की के लिए नीतियां बनाने और उन नीतियों को अमली जामा पहनाने का काम करता है। इसी नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि देश में गरीबों की संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि ग्रामीण इलाकों में गरीबी 32.59% से गिरकर 19.28% पर आ गई है।
फिर से सुन लीजिए, 32.59% से गिरकर पॉवर्टी 19.28% पर आ गई है, जबकि शहरी इलाकों में गरीबी दर 8.655% से कम होकर 5.27% रह गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कई राज्यों में बहुत शानदार प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कई राज्य गरीबी कम करने में पिछड़ गए हैं। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो तेजी से गरीबी कम करने के बावजूद सबसे ज्यादा गरीब राज्यों के अगुवा बने हुए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2015 और 16 से 2019 और 20 तक के 4 साल में भारत में गरीबी दर 9.89% घट गई है। इस दौरान देश के 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए हैं। 2015 और 16 में देश की कुल आबादी का 24.85% गरीब हुआ करता था, जो 4 साल बाद कम होकर 14.96% ही रह गया है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, इन आंकड़ों के पीछे एक मेहनत है, एक विजन है, गरीबी की मूल वजह पर चोट करने का एक सिलसिला है, जिसका नतीजा आपके सामने है। जैसे किसान को अगर सही बीज और खाद पानी मिल जाए तो वो पैदावार का रिकॉर्ड बना देता है, वैसे ही हमने गरीबों को सशक्त करने के लिए उन्हें हर संभव मदद की। इसका परिणाम क्या आया? अभी नीति आयोग की सबसे ताजा स्टडी आई है, आप में से कुछ मित्रों ने उसका उल्लेख भी किया। इस स्टडी के मुताबिक 2015-16 के बाद के 5 वर्षों में ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। इसके पूर्व वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के समय सामने आया कि कैसे बहुत कम समय में ही 40-42 करोड़ लोगों ने गरीबी को परास्त किया है। आईएमएफ के मुताबिक एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी अति गरीबी भी भारत में खत्म होने की कगार पर है, ये आईएमएफ का रिपोर्ट कह रही है। मैं रुबिका लियाकत आज इन आंकड़ों पर ही बात करने वाली हूं। किसी सरकार ने तारीफ के काबिल काम किया होगा तो उसकी बात करूंगी, लेकिन इन आंकड़ों में कोई सरकार फिसड्डी साबित होगी तो मैं सवाल पूछने में भी पीछे नहीं रहूंगी। बिहार सरकार ने काबिल तारीफ काम किया है। गरीबी दर सबसे ज्यादा बिहार में ही कम हुई है। बिहार में 18.13% गरीबी घटी है और 2 करोड़ 25 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, जहां गरीबी दर में 15.94% की कमी आई है। मध्य प्रदेश में करीब 1 करोड़ 36 लाख लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। गरीबी कम करने में तीसरा नंबर है उत्तर प्रदेश का, जहां 14.75% लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 42 लाख लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। ओडिशा भी गरीबी को तेजी से मात दे रहा है और 2015 और 16 से 2019 और 20 के बीच ओडिशा में गरीबी दर में 13.48% की कमी आई है। ओडिशा के 62,63,000 लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ओडिशा का मलकानगिरी जिला देश में सबसे गरीब जिला है। यहां गरीबी दर 45% है। न उन्होंने गरीबी देखी है, न उन्होंने गरीब की मुसीबत देखी है। वो ऐसी जगह पे बैठे हैं कि उनको जमीन कभी दिखती नहीं थी। भाइयों बहनों, मैं तो आपके बीच में ऐसे आया हूं, इसलिए मुझे पता है पीड़ा क्या होती है, दर्द क्या होता है, मुसीबतें क्या होती हैं। देखिए, पहले तो मुस्लिम आक्रांताओं और फिर अंग्रेजों ने भारत की जड़ों को खोखला किया, भारत को गरीबी के गर्त में धकेल दिया। इस गरीबी से भारत के लोगों को निकालने की कोशिशें आज़ादी से पहले से होती रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1938 में गरीबी कम करने के लिए नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई थी। 1944 में गरीबी कम करने के लिए बॉम्बे प्लान और गांधीयन प्लान सामने आया। 45 में पीपल्स प्लान के जरिए गरीबी कम करने पर बात हुई और 1950 में भारत से गरीबी कम करने के लिए जयप्रकाश नारायण सर्वोदय प्लान लेकर आ गए।
ये अलग बात है कि आज़ादी से पहले के इन ज़्यादातर प्लान्स पर कोई ख़ास काम नहीं हुआ और भारत में गरीबी कम होने की बजाय बढ़ती चली गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाने की विस्तार से बात की गई। 1974 और 79 के लिए बनाई गई 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ की बात कही गई, विकास दर को और बढ़ाने की बात हुई और इसी योजना में आय को बेहतर तरीके से बांटने पर भी बात की गई। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। आप मुझे बताइए, आज से 40 साल पहले उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था कि नहीं दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था कि नहीं दिया था? उन्होंने देश को वचन दिया था कि नहीं दिया था गरीबी हटाएंगे? आप ईमानदारी से बताइए, गरीबी हटी क्या? आप भी ईमानदारी से बताइए, गरीबी हटी क्या? 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 1982 में इंदिरा गांधी गरीबी हटाने की बातें कहती रही। राजीव गांधी ने भी गरीबी हटाओ का नारा बुलंद किया और 2019 के चुनाव में राहुल गांधी भी गरीबी हटाओ के नारे के साथ ही चुनाव के मैदान में उतरे थे। और एक दौर ऐसा आया जब राजनीति में कहा जाने लगा कि देश से गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीब जरूर हट गए। मैं ये आपको, हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के गरीबों से कहना चाहता हूं, लाइन 12,000 रुपए महीने की होगी। तो कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को, शौक मत होना, अभी धमाका बजने जा रहा है, 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। कल भी आपने श्री राहुल गांधी जी का एक वक्तव्य सुना होगा। कहते हैं हर गरीब को सालाना 72,000 रुपया देंगे। पूछा जाना चाहिए 2004 से 2014 तक क्या कर रहे थे? ये तो सियासी बातें थी, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश से गरीबी कम करने में 12 इंडिकेटर्स ने काम किया है। कैसे? पोषण, स्कूली शिक्षा, रसोई गैस, पीने का पानी और बिजली के अलावा आवास और बैंक खाते वो चीज़ें हैं जिसने लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की है। घर घर तक रसोई गैस पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना चलाई। हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए तेज़ी से काम हुआ। गरीबों को आवास देने के लिए पीएम आवास योजना चलाई और किसानों तक सीधे किसान सम्मान निधि पहुंचाने की बात है। जनधन योजना में खाते खुलवाकर गरीबों को बैंक से जोड़ा गया। केंद्र की इन योजनाओं के साथ ही राज्य सरकारों ने भी बेइंतहा कोशिश की, जिसके नतीजे सामने आ रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार सरकार ने गरीबी कम करने के लिए काम किया और इसी खुशी में शायद सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बेंगलुरु की बैठक से जल्दी बाहर निकल गए होंगे, हमें ऐसा लगता है। लेकिन आज मेरे आंकड़े किसी सरकार को बख्शने वाले नहीं हैं। नीति आयोग की यही रिपोर्ट ऐसे आंकड़े भी देती है जिन पर 21वीं सदी में भारत की सरकारों पर सवाल खड़े हैं। इस दायरे में सबसे पहले बिहार सरकार ही खड़ी है। बिहार में 22.29% आबादी ऐसी है जिसने प्राइमरी की पढ़ाई भी पूरी नहीं की। झारखंड में 16.17% लोगों ने प्राइमरी तक की पढ़ाई पूरी नहीं की। मेघालय में 16.7% लोगों ने प्राइमरी की पढ़ाई पूरी नहीं की। आंध्र प्रदेश में 15.81% आबादी 5वीं पास भी नहीं है। यानी साफ है, ना तो लालू यादव के शासनकाल में जो शुरू हुई चरवाहा विद्यालय योजना है वो बिहार के लोगों को प्राइमरी पास करवा पाई, ना ही नीतीश कुमार की कोशिशें बच्चों को स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए प्रेरित कर पाई। अगर 15 साल में भी बिहार गरीब है तो इसका जिम्मेदार कौन है? आपको जनता ने मौका दिया और अपने आप आज तक जो है गरीबी दूर नहीं की और आपने कभी विकास किया। देश के बाकी राज्यों की सरकारों को भी जवाब देना होगा। उत्तर प्रदेश में 10.91% आबादी ऐसी है जिसने 14 साल की उम्र तक भी स्कूल जाना शुरू नहीं किया। झारखंड में 8.45% और बिहार में देखिए 10.61%। ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं गए हैं।
झारखंड में 8.45% आबादी ने 14 साल की उम्र तक स्कूल जाना शुरू ही नहीं किया। गुजरात में 5% आबादी ऐसी है जो 14 साल की उम्र तक स्कूल नहीं गई है। अभी इस बात की ज़रूरत है कि हमने गरीबी कम की है, हमारी सरकारों ने गरीबी कम की है और इसकी जो वाहवाही है वो सरकारों को लूटनी चाहिए। इसके लिए हम सारी सरकारों को, केंद्र से लेकर राज्य सरकारों को बधाई देते हैं, हौसला अफजाई भी करते हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है और इसीलिए वो आंकड़े बाद में दिखाना आपको ज़रूरी था। आज द रूबिका लियाकत शो में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।